Hello students, so let's come to the chapter 13 which is the age of Mauryas. तो वी हैव स्टडीड मगधन अम्पायर, जहाँ पे सबसे पहली बार पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ। हमने देखा मगध अम्पायर ने बहुत सारे रीजन्स को अपने हाथ में ले लिया, पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था फिर भी इन्वेड हुआ। किसके द्वारा? इरानियंस के द्वारा एंड देन अलेक्जेंडर्स के द्वारा। पर अलेक्जेंडर्स जो हैं वो ईस्ट वाले पार्ट में नहीं आ पाए बिकॉज नंदा की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। अब नंदा की आर्मी जो है इतनी ज़्यादा ह्यूज थी क्योंकि वो एलिफेंट्स वगैरह यूज़ करते थे, जिसके कारण हमारे अलेक्जेंडर ने परफॉर्म नहीं किया और अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया। और उसी का फ़ायदा हमारे मौर्यंस ने उठाया। मौर्यंस ने देखा कि अब जो है अगर इनका जो वीकनेस है, फॉर एग्जांपल हम किसी की वीकनेस से सीख सकते हैं, हम अगर वो जीत ही रहा है तो हम उससे नहीं सीख सकते। तो सेम अलेक्जेंडर की जो आर्मी की वीकनेस थी वो सारी मौर्यंस ने क्या किया, अपने अंदर नहीं रखा, वो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने अपने आप को एनहांस किया कि उनकी आर्मी जिस वजह से हारी उस वजह से हमारी आर्मी ना हारे, और उसके बाद नंदास को उन्होंने डिफीट कर दिया। तो मौर्यन अम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ऐसे ही आप हिस्ट्री से बहुत सारे अपने जो इवेंट्स हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आप जो फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। कि आप फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं ना कि जब भी आप आईएएस के लिए कोचिंग करते हो या यूपीएससी के लिए कोचिंग करते हो तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया वो आपको वीकनेसेस नहीं बताएगा और वो आपको गलतियाँ अपनी नहीं गिना सकता कि उसने क्या गलती की जिससे आप सीख पाएँ। और जो आईएएस नहीं भी बना है, जिसने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जो नहीं बन पाए, यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए हैं, उनसे अच्छा आपको ये नहीं बता सकता कि हमारी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। वो गलतियां तुम मत करो तो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो सेम एज एन मौर्यन अम्पायर ने अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, जो भी उनकी वीकनेसेस थी, उससे सीखा और अपने आर्मी को एनहांस किया और उसके बाद नंदास को डिफीट किया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये फाउंडर थे हमारे मौर्यन डायनेस्टी के। मौर्यन डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड अगर बात करें तो 321 बीसी से 185 बीसी तक चला। तो मगधन अम्पायर के बाद उसी एरिया में हमारे मौर्यंस आए। ठीक है, अब मौर्यन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो सेम ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट बहुत सारे अलग 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 ट्रेडिशंस आए। उन्होंने बोला कि उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो जैसे कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन आई तो उन्होंने बोला कि वो जो है मुरा एक शूद्र मदर थी, उनके पेट से जन्मे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र है। ठीक है, बट अर्लियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हमको बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रियन क्लान से बिलोंग करते थे। और जो मौर्यंस हमारे गोरखपुर रीजन, जो नेपालीस रीजन है, तराई रीजन, वहाँ पे रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। तो अलग अलग थ्योरीज इनके बारे में बताई, बट इन ऑल लाइकलीहुड अगर बात करें तो चंद्रगुप्त जो है वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन ओनली। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय क्लैन। ओके, बट ये क्यों जीते? मैंने बोला ना कि इन्होंने क्या किया कि जो नंदास थे, धनानंद के बाद बहुत सारी नंदास डायनेस्टी पूरी तरह मगधन अम्पायर वीक होने लगी, जिसका फ़ायदा उठा के इन्होंने नंदास को हराया। और किसके हेल्प से हराया? चाणक्य, जो जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, उनके हेल्प से इन्होंने नंदा को हटाया और मौर्यन डायनेस्टी अपनी बना ली। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी फाउंड की। चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन हमने पढ़ा कि कैसे कैसे उनके जन्म से बहुत सारे ट्रेडिशंस ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्यों कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट किया। तो कैसे स्टार्ट किया? 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि वो जो वीकनेस थी और अनपॉपुलैरिटी थी नंदास की, उसके कारण उनको ईजी पड़ गया नंदास को हराना। दूसरी चीज़, चाणक्य ने उनकी बहुत हेल्प की कि आप नंदास को ओवरथ्रू कर सकते हैं और मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो जस्टिन एक ग्रीक राइटर थे। उन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त जो है पूरे इंडिया को रन करते थे विद एन आर्मी ऑफ 600,000। ठीक है, ये ट्रू हो सकता है या नहीं भी ट्रू हो सकता, बट हम चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था उसको लिबरेट कर दिया था। उसको सेल्यूकस जो थे वो ग्रीक्स थे, उनको दे दिया था, और एरिया वेस्ट ऑफ इंडस भी उन्हीं को दे दिया था। बट लड़ाई हुई तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जीत गए और पीस जो है दोनों के बीच में कंक्लूड किया गया, ट्रीटी कंक्लूड की गई। और उसके रिटर्न में 500 एलिफेंट्स जो थे सेल्यूकस ने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और एरिया जो वेस्ट था इंडस का, वो किसको दे दिया? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो हमने पढ़ा था कि ईरानियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन, ईरानियन जो थे वो हमारे
ईरानियन थे। फिर उसके बाद हमारे अलेक्जेंडर थे, वो खाइबर पास से एंटर हुए और ईरान के थ्रू ईरान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद इंडिया में आए तो वेस्ट जो पंजाब वाला इंडस का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो पूरा एनेक्स कर लिया था, अफगानिस्तान वगैरह तो एनेक्स किया था। तो सेल्यूकस भी एक ग्रीक ही थे जो जनरली मुझे लगता है एम्बेसडर थे उनके अंडर। तो उन्होंने जो है पूरी तरह इसको जो ईस्टर्न अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान और वेस्ट ऑफ इंडस, ये किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर बनाए। अगर एम्पायर की अगर बात करें तो बिहार से लेकर उड़ीसा बंगाल वाला पोर्शन भी इन्हीं का था, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी इन्हीं के पास था क्योंकि अफगानिस्तान बलूचिस्तान भी दे दिया था। फिर डेक्कन भी इन्हीं के पास था बट केरला और तमिलनाडु को छोड़ के, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी इन्हीं के पास था। ठीक है, तो मौर्यस जो है वो पूरे इन होल सब कॉन्टिनेंट को रूल करते थे, बट नॉर्थ वेस्ट जो था वो जनरली सर्टेन एरियाज थे नॉर्थ वेस्ट के, वो इंक्लूडेड नहीं थे इवन इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हमने देख लिया, बेसिक जानकारी हमने देख ली। अब इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। क्यों इंपॉर्टेंट रूलर थे? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सेल्यूकस ने वो सेल्यूकस जो थे उन्होंने अपना ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को यहाँ भेजा था, और फिर कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त के बारे में बताए हैं। तो कौटिल्य जो है हमने देखा कि चाणक्य की हेल्प से ही मौर्यन एम्पायर बना। तो ये दो बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगर बात करें तो सेल्यूकस जो थे, जो हमारे मेगास्थनीज थे, वो हमारे पाटलिपुत्र जो कि मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल थी वहाँ पे थे, और उन्होंने बहुत सारे अकाउंट लिखे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ठीक है, बट उनका अकाउंट जो था वो पूरी तरह सर्वाइव नहीं किया। कुछ कोटेशंस ज़रूर थे, पर फ्रेगमेंट्स को क्या किया, अलग अलग फ्रेगमेंट्स थे उनको कलेक्ट किया गया और उनको पब्लिश किया गया एक बुक में, और जो कहीं ना कहीं हमको बताती है कि मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कहता था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है हमको ये क्या क्या बताती है, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेगास्थनीज के बाद अगर बात करें तो अर्थशास्त्र जो थी कौटिल्य की, वो भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में बताई, मॉडर्न रूल के बारे में बताई, और ये एक बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मानी जाती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में। अब इसी दो बेसिस पे हमने बहुत सारी पिक्चर ड्रॉ की कि कैसा था मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जनरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब थे वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य वाज एविडेंटली अगर बात करें तो ऑटोक्रेट थे। ऑटोक्रेट मतलब होता है जो पूरी पावर अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, वो किसी को पावर नहीं देते। ठीक है, तो किंग इफ वी बिलीव, अर्थशास्त्र में एक स्टेटमेंट है, किंग हैड set a high ideal. He stated that in the happiness of his subject lay his happiness and in the troubles lay his troubles. ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट वो था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज अगर बात करें तो किंग जो है कि इन्होंने बताया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन्होंने बोला कि किंग जो है एक काउंसिल के थ्रू असिस्ट करता था, बट काउंसिल का जो डिसीजन है वो किंग पे बाइंडिंग नहीं होता था। किंग जो है ऑटोमेटिकली ऑटोक्रेट टाइप का था। फिर एम्पायर जो है मेगास्थनीज में ही बताया गया कि एम्पायर को नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड किया, और हर प्रोविंस जो है वो कौन रूल करता था, प्रिंसेस, और उन प्रिंसेस और उन प्रोविंसेस को फिर स्टिल स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जो है हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट किया तो लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स जो थे वो मॉडर्न टाइम से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। अब पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 कमिटीज़ बनाई गई, हर कमिटी में 5 मेंबर होते थे, और इन कमिटी को फंक्शन दिया गया सैनिटेशन का, फॉरेनर्स की केयर का, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करना है, रेगुलेशन करना है, वेट्स और मेजर्स का, कुछ अदर फंक्शंस भी दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे फंक्शन जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कितना वास्ट रहा होगा और वेल एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, तभी इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब वेरियस टाइप्स ऑफ वेट्स भी हमको मिले मॉडर्न डायनेस्टी के, जो हमको बिहार में मिले। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मेंटेन करती थी। ऐसा बोला जाता है कि 2 डजन डिपार्टमेंट्स मेंटेन करती थी जो हमारे सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कंट्रोल करते थे। ठीक है, और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स अगर बात करें तो हमारे मॉडर्न डायनेस्टी की ये थी कि ये जो है लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज आर्मी मेंटेन करते थे। ठीक है, ह्यूज आर्मी, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, प्लीनी ने बोला है कि चंद्रगुप्त ने 600,000 फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवेलरी और 9,000 एलिफेंट्स को मेंटेन करके रखा है। अनदर सोर्सेज ये भी बताती है कि मॉरन्स जो है 8,000 चैरियट्स को भी मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है कि मॉरन्स जो है एक नेवी को भी मेंटेन करके रखते थे। तो आर्मी,
नेवी दोनों जो है मौर्यन डायनेस्टी में पाई गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्म फोर्सेस का मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 30 ऑफिसर्स थे जो 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड थे, उनमें 5 मेंबर्स थे। तो पहले भी हमने देखा 6 कमिटीज़ 5 मेंबर्स, यहाँ भी हमने देखा 6 कमिटीज़ 5 मेंबर्स। अब 6 विंग्स थे हमारे आर्म फोर्सेस के, पहली थी आर्मी, दूसरी थी कैवलरी, तीसरी थी एलिफेंट्स, चौथी थी चैरियट्स, फोर्थ थी नेवी एंड फिफ्थ थी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हमको पता कि ऑफिसर्स कैसे थे और क्या क्या था। अब मौर्यन की मिलिट्री की अगर बात करें तो मौर्यन की मिलिट्री 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी नंदाज डायनेस्टी से, तभी नंदाज को हरा पाई। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इतना लार्ज एम्पायर को मेंटेन करने के लिए हमको आर्मी भी बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए। अब कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कैसे एक्सपेंसेस पे करते थे? अब इतनी ज़्यादा आर्मी है तो एक्सपेंस भी देंगे, उनको वेजेस भी देंगे, तो कैसे पे करते थे? तो ये बोला जाता है कि स्टेट के एक्सचेकर से पे करते थे। अब स्टेट का एक्सचेकर कैसे मेंटेन करते थे? तो पहला रीज़न है कि स्टेट जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, बहुत सारे न्यू लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाते थे और कल्टीवेटर को हेल्प करते थे कि आप कल्टीवेट करिए, उसके बाद इसका 1/4 से 1/6 पार्ट जो है हमको एज अ टैक्स पे करिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जिनको प्रोवाइड करते थे उनको भी पे करना पड़ता था। टोल्स जो हैं कमोडिटीज़ पे लगाया जाता था। पीजेंट्स जो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम पे उनको ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहा जाता। और मोर ओवर अगर बात करें तो मोनोपोली उनकी माइनिंग, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, इन सब में थी। तो इसी के कारण जो पैसा आता था वो सब जो है आर्मी के लिए लगाते थे। तो चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो वेल स्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और जिसके कारण उनका फाइनेंशियल बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड देन वी स्टडीड इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत सारी देखी, 2 बुक्स देखी, मेगास्थनीज एंड देन कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसमें हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि किंग जो थे ऑटोक्रेट थे। किंग को एक काउंसिल थी जो एसेस करती थी, पर उनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता था। एम्पायर जो है प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस जो है स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, फिर बहुत सारे टाउन्स हमको मिले जैसे कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे 6 कमिटीज़ बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स थे जो कि सारे फंक्शंस देखते थे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 डजन्स ऑफ डिपार्टमेंट थे जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस देखते थे। और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स था आर्मी, क्योंकि ह्यूज आर्मी मेंटेन करके रखते थे। प्लीनी का स्टेटमेंट है ये। और नेवी भी मेंटेन करके रखते थे। अब ये जो नेवी और आर्मी है ये किसके थ्रू चलाई जाती थी? 30 ऑफिशियल्स के थ्रू चलाई जाती थी जो 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड थे और 6 कमिटीज़ में 5 मेंबर थे। और जनरली 6 विंग्स थे हमारी आर्म फोर्सेस के, आर्मी, कैवेलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मॉडर्न की जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो 3 टाइम्स देन नंदाज थी। फिर हमने देखा कैसे एक्सपेंसेस मेंटेन करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेट अस सी द समरी। अब एज ऑफ मॉर्यंस की अगर बात करें तो 321 BC से 185 BCE तक थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो ये फाउंडर थे हमारे डायनेस्टी के। बॉर्न हुए थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कुछ बोला गया, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कुछ बोला गया। अब कैसे वो जीते? इन्होंने 2 चीज़ का एडवांटेज लिया। पहली चीज़ की हमारा जो वीकनेस थी, अनपॉपुलैरिटी थी नंदास की, वो एडवांटेज इनको दिया। और दूसरी चीज़ चाणक्य की हेल्प से इन्होंने नंदास डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया और मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश किया। एरियाज़ क्या थे? सेल्यूकस ने इनको ईस्ट अफगानिस्तान दे दिया था, बलूचिस्तान दे दिया था, एरिया जो वेस्ट था इंदस का वो दे दिया था, और फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये सारा एरिया जो है इन्हीं के कंट्रोल में था। अब इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। किससे हमको पता चलता है? 2 चीज़ों से, मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मेगास्थनीज अगर बात करें तो ये जनरली हमारे ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस के, जिनको सेंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और ये पाटलिपुत्र में रहते थे। और इन्होंने सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी जो है मॉर्यन डायनेस्टी की उसके बारे में बताया। फिर अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये भी अर्थशास्त्र कौटिल्य जो है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही आए थे, बट इनका जो कंपाइलेशन है वो मॉडर्न रूल्स के बाद किया गया, और ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं? तो उन्हें बताते हैं कि किंग थे, एक काउंसिल है जो किंग को एसेस करती है, बट उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। अंपायर जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, प्रोविंसेस का हेड प्रिंस होते हैं, और फिर प्रोविंसेस स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड है। लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हमको मिले जैसे कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन एटसेट्रा।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाटलिपुत्र का वो 6 कमिटीज़ 5 मेंबर्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि सैनिटेशन, फॉरेनर्स केयर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड अदर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बहुत डजन्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर्स है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी एंड नेवी। एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी और नेवी का कैसे 30 ऑफिसर्स के थ्रू किया जाता है। 6 विंग्स हैं आर्म फोर्सेस की, आर्मी, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, और 3 टाइम्स जो है आर्मी इनकी स्ट्रॉन्गर थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर थी देन द नंदाज बिकॉज ऑफ लार्ज एम्पायर एंड मोर रिसोर्सेज। नेक्स्ट अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र हमको बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो ऑटोक्रेट थे, जिनके पास पूरी पावर कंसंट्रेटेड थी। ये जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारी आर्मी मेंटेन होती थी, आर्मी हमारी किस तरह, बहुत सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारे लैंड को, जो न्यू लैंड होता था उसको कल्टीवेशन के अंदर ले आए। कल्टीवेशन के अंदर लाने से क्या होगा, उनको पीजेंट्स ग्रो करेंगे, उससे एज अ प्रोड्यूस वो टैक्स लेंगे, तो 14216 जो है वो एज अ टैक्स कलेक्ट करते थे उनसे। ठीक है। टोल जो है कमोडिटीज़ पे लेवी किया जाता था। स्टेट की मोनोपोली थी माइनिंग, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स में, और जो कहीं ना कहीं एक्सचेकर, जो रॉयल एक्सचेकर था उसमें बहुत सारा पैसा डालते थे, जिससे हमारी आर्मी मेंटेन होती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट रूलर की अगर बात करें तो बृहद्रथ आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी बृहद्रथ नहीं, वेट अ सेकेंड, हाँ यस, बिंदुसार आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो हमारे बिंदुसार थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम बिंदुसार के बारे में 2-4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते। तो बिंदुसार जो थे 297 to 272 BC में आए थे, और ये सन थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और डेमेस्कस जो है इन्हीं के टाइम पे ग्रीक एम्बेसडर जो है वो इनके कोर्ट में आए थे, और इन्होंने अपने सन अशोका को उज्जैन का जो है गवर्नर अपॉइंट किया था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार ने अशोका को, उनके बेटे को, अपने बेटे को गवर्नर ऑफ उज्जैन अपॉइंट किया था। फिर आते हैं हम अशोका द ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अशोका इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बात करें, रूलर है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। आपको उन्हीं की लाइफ से सीखना चाहिए। अगर आप गलती करके नहीं सीखते हैं तो आपको मतलब कोई भी चीज़ कभी भी नहीं बनेगी, इसलिए गलती करके आपको सीखना चाहिए। ठीक है। तो अशोका का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 273 से 232 BC तक थे, एंड ही वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न रूलर्स। ठीक है। तो लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न रूलर्स, मार्क द वर्ड्स ऑफ NCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अगर बात करें तो अशोका जो थे अर्लियर लाइफ में, अगर बात करें पहले की लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार कर जो है एम्पायर को अपने हाथ में लिया था। बट ये स्टेटमेंट अगर बात करें तो वो लेजेंड्स पे बेस्ड है, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट इनकी बायोग्राफी जो है बुद्धिस्ट राइटर्स ने बहुत अच्छे से लिखी है। अब अशोकाज एडिक्ट्स की बात करें तो अशोका जो है, अशोका की अगर हिस्ट्री को हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे। हमने इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे, ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, तो इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन में ऐसा बताया जाता है कि ये पहले राजा थे जिन्होंने डायरेक्टली पीपल से बात करना स्टार्ट किया था थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे वो रॉक्स पे बने होते थे, पॉलिश स्टोन पिलर्स पे बने होते थे, कैपिटल्स पे, केव्स पे, और ये जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बट खंडहर इन अफगानिस्तान वहाँ भी मिलते थे। अब इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो 44 रॉयल ऑर्डर्स की तरह थे, और हर रॉयल ऑर्डर्स का अपना खुद का सेवरल कॉपीज थी। अब इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, जो कि हमने पढ़ा था ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है। बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर बात करें तो वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे, क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड खंडहर इन अफगानिस्तान वो जो लिखी जाती थी वो अरामिक में लिखी जाती थी, ग्रीक स्क्रिप्ट में और ग्रीक लैंग्वेज में। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा जनरली नेशनल हाईवेज पे बनाया जाता था, एंशिएंट हाईवेज पे, और ये हमको क्या बताती थी, अशोका की लाइफ के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनकी एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में, और क्या एम्पायर उनका एक्सटेंड था, कितना उनकी एम्पायर की एक्सटेंशन थी, वो सारी चीज़ें हमको बताते थे। ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने देखा कि इंस्क्रिप्शन जो है जनरली, इंस्क्रिप्शन हमको 3-4 चीज़ें बताते थे। पहली चीज़ कि डायरेक्टली ये पहले रूलर थे जिन्होंने डायरेक्टली पीपल से कॉन्टेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि आपको कभी भी अब इससे अशोका की इस चीज़ से आप क्या सीख सकते हैं कि आप ये सीख सकते हैं कि जब भी आप कभी फील्ड पे उतरेंगे तो आपको पहले डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ेगा पीपल से। ठीक है। जनरल पीपल से आपको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उनकी प्रॉब्लम्स वो बता पाएंगे आपको। अगर आप चिल्ला के बात करेंगे, अगर आप बिल्कुल भी उनसे
लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बने, आप गए और आप वहाँ के लोकल पीपल से इंग्लिश में बात करने लगे, भैया वो थोड़ी समझेंगे, वो तो लोकल पीपल है, उनकी लैंग्वेज कुछ और है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको एक लोकल लैंग्वेज तो सीखनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश तो सीखनी है, बिकॉज आप अगर साउथ इंडिया में प्लेस्ड हो गए, नॉर्थ इंडिया का कोई बंदा साउथ इंडिया में चला गया तो उसको ऑब्वियसली एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इंडिया में ही है और वहाँ पे जाके गांव में इंग्लिश बोल रहे हैं तो भैया बच्चे वो जो भी वहाँ के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वहाँ पे हिंदी ही आपको बोलनी है और बहुत अच्छे से। सेम उसी टाइप से आप पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने इंस्क्रिप्शन में बताया कि जो इंस्क्रिप्शन थे वो एनग्रेव्ड थे रॉक्स में, पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स में, जहाँ पे कैपिटल्स माउंट होता था, केव्स में, और ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाए गए और खंडर इन अफगानिस्तान में भी पाए गए। अब 44 रॉयल ऑर्डर्स के फॉर्म में इस इंस्क्रिप्शन को रखा गया और हर रॉयल ऑर्डर जो है बहुत सारी उसकी कॉपीज़ बनी। ये प्राकृत लैंग्वेज में थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारी खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। फिर खंडहर इन अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वो अरामिक ग्रीक स्क्रिप्ट और ग्रीक लैंग्वेज में थी। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है जनरली हाईवेज पे रखे गए कि जो भी वहाँ से पास होगा वो इंस्क्रिप्शन को रीड करके समझ पाए। और ये जो है इंस्क्रिप्शन हमको क्या बताते हैं, अशोका की लाइफ के बारे में, उनके एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में और उनके एम्पायर का एक्सटेंड कितना था वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अशोकन एडिक्ट्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कलिंगा वॉर का इम्पैक्ट था अशोका की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि कलिंगा वॉर एक ही वॉर उन्होंने बहुत बड़ा लड़ा था जो कि कलिंगा वॉर था। और उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बुद्धिज़्म, बहुत सारे ब्राह्मणिज्म को उन्होंने मार डाला था, जिसके बाद उनको बहुत पछतावा हुआ। और इम्पैक्ट कलिंगा वॉर का यही था कि उन्होंने पूरी तरह अपनी जो लड़ाई झगड़ा था उसको बंद कर दिया और पीस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब भेरी घोषा से वो धम्म घोषा को फॉलो करने लगे। मतलब उनको कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना था, ना कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करना था, ठीक है। तो आइडियोलॉजी तो जो बुद्धिज्म थी, उन्होंने अशोका की स्टेट पॉलिसी को बहुत गाइड किया, होम और अब्रॉड हर जगह। अशोका ने एक ही वॉर लड़ा था जिसको कलिंगा वॉर बोला गया और इसी वॉर में 100,000 पीपल जो थे मारे गए थे और 150,000 जो है थे प्रिजनर्स बनाए गए थे। अब ये जो वॉर है ब्राह्मण प्रीस्ट और बुद्धिस्ट मंक्स के लिए ग्रेट सफरिंग हुआ, क्योंकि वो बहुत सफ़र किए, जिसके कारण अशोका जो है ग्रीफ और रिमोर्स में चले गए, उनको बहुत बुरा लगा। सो उन्होंने क्या किया, फिजिकल ऑक्यूपेशन की जो पॉलिसी थी उसको अबेंडन कर दिया और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को पॉलिसी को अपना लिया। तो इन अदर वर्ड्स अगर बात करें तो भेरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाई धम्म घोषा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कहाँ मेंशन है, 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, उसमें मेंशन है। अब अगर जैसे कि 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स में उन्हें बोला गया है कि देव नाम प्रियदर्शी से जाना गया है, ठीक है। अशोका को किस नाम से, देव नाम प्रियदर्शी, मतलब बिलोव्ड ऑफ गॉड्स, ठीक है, बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, बहुत बड़ा है, जो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें बस यही बताया कि धम्म को कैसे टॉट करना है, कैसे आपको वो करना है, अशोका को कैसे प्रॉब्लम हुई, किस वजह से हुई, क्योंकि मर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा हुई इसलिए। अब अशोका जो है आइडियोलॉजिकल अपील करने लगे। अब इम्पैक्ट कलिंगा वॉर का क्या था वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ भेरी घोषा से धम्म घोषा में चेंज हुआ अशोका। दूसरी चीज़ अशोका आइडियोलॉजिकल अपील करने लगे ट्राइबल पीपल से और फ्रंटियर किंगडम से कि आप भी जो है धम्म को फॉलो करिए, ऑबे करिए किंग के रूल, किंग को, और प्रोपोगेट करिए ये आइडिया हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कि आप जो है धम्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। अब अशोका जो है, जो फॉरेन डोमिनेंस थे, उनको मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, उनको आइडियोलॉजिकली अगर बात करें तो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे बेस्ड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए मेन एनिमल्स के वेलफेयर के लिए फॉरेन लैंड्स में, और इन्होंने एम्बेसडर भी सेंड किया, एम्बेसडर ऑफ पीस ग्रीक किंगडम्स को इन द वेस्टर्न एशियन एंड ग्रीस। ऑल दिस जो है ये सब अशोकांस के इंस्क्रिप्शन में लिखा है। अगर हम रिलाई करें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में तो ये भी हमने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी मिशनरीज को सेंड किया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया। वी हैव स्टडीड द बुद्धिज्म, ठीक है, वी हैव स्टडीड द 4 काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड 3rd काउंसिल जो है वो अशोका के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में। और वहाँ पे क्या लिखा था कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारी मिशनरीज सेंड की थी अदर कंट्रीज में, तो यही लिखा है। अब अगर बात करें कलिंगा वॉर जो ऐसा बोला जाता है कि कलिंगा वॉर मतलब
ऐसा बोला नहीं जाता, मतलब ये कहा जाता है कि कलिंगा जो वॉर था उसकी वजह से अशोका जो है एक्सट्रीम पैसिफिस्ट बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अपनी पॉलिसी ऑफ पीस को परस्यू ही करना था किसी भी कंडीशन में। तो उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर, सी द वर्ड कंसोलिडेटिंग, ठीक है, कंसोलिडेट किया उन्होंने। पहले क्या कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा किया, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इकट्ठा करके एक पेज पे लाके लिख दीजिए, तो वो होता है कंसोलिडेशन। तो सेम उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, उन्होंने कलिंगा को रिटेन किया आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज एम्पायर, ठीक है। उन्होंने बट इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, उन्होंने आर्मी भी पूरी तरह मेंटेन की, पर आर्मी जो है उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के लिए मेंटेन की, ना कि लड़ाई के लिए, ठीक है। तो बट वो ये भी बोलते थे कि जो पीपल थे उनको थ्रेटन भी करते कि अगर आपने इस्टेब्लिश रूल्स जो हैं धर्म के वो फॉलो नहीं किए, सोशल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो आपको पनिश भी किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिनको राजुकास बोला गया, और जिनके पास अथॉरिटी थी कि वो पीपल को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो पॉलिसी जो थी अशोका की, वो कहीं ना कहीं एम्पायर को कंसोलिडेट की थ्रू धम्मा। और खंडहर इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको बताते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ जो है ये बहुत सक्सेस हुई विद द हंटर्स एंड फिशरमैन, जिन्होंने एनिमल्स को मारना बंद कर दिया और सेटल एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जिनका एक काम ही है फिशरमैन को फिश को मारना, पर उन्होंने भी अपने चीज़ों को खत्म कर दिया और एक सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे। तो ये हुआ इम्पैक्ट कलिंगा वॉर का। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? पहली चीज़ भेरी घोषा तो धम्म घोषा, दूसरी चीज़ आइडियोलॉजिकली वो अपील करने लगे कि आप जो है धम्म को फॉलो करिए। फिर उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में मिशनरीज़ को सेंड किया कि आप जो है प्रोपोगेट करिए बुद्धिज़्म का आइडिया। नेक्स्ट उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर को फॉलो किया। उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं की, पर अपने जो कलिंगा था उसको क्या किया, कंसोलिडेट किया। क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए राजुकास, और खंडहर इंस्क्रिप्शन में हमको बताया कि इस पॉलिसी को बहुत सक्सेस हुआ। अब इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज़्म की बात करें तो अशोका जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, जो कि हमने देख लिया एज अ रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस अगर बात करें तो वो मंक बन गए और वो ह्यूज गिफ्ट्स जो है बुद्धिस्ट को देते थे, और वो बुद्धिस्ट श्राइन में विजिट करते थे, बुद्धिस्ट टेम्पल जो थे। और ये सजेस्ट किसने किया? धर्म यात्राज जो थी उन्होंने सजेस्ट किया है, जो कि इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन अगर बात करें तो बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अशोका के चेयरमैनशिप में हुई थी, और उसी टाइम पे उन्होंने बहुत सारी मिशनरीज को सेंड किया था साउथ इंडिया में, श्रीलंका, बर्मा और अदर कंट्रीज में, कि आप जो है पीपल को कन्वर्ट कर सके। और ठीक है, अशोका ने बहुत ही हाई आइडियल फॉर हिमसेल्फ, और वो आइडियल थे पैटर्नल किंगशिप। मतलब उनको बोला जाता है कि किंग जो है अपने चिल्ड्रन को देखेंगे, और उन चिल्ड्रन को देखने के लिए वो एक एजेंट्स बनाएंगे, जो एजेंट्स जो है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो पीपल की टेक केयर करेंगे। अब अशोका ने धर्म महामत्रास को अपॉइंट किया, जो कि धर्म की पॉलिसीज़ को, धम्मा की पॉलिसीज़ को प्रोपोगेट करते थे इंक्लूडिंग विमेन। और इन्होंने एक राजुकास अपॉइंट किया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी देखते थे, ठीक है। राजुकास क्या देखते थे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स को डिसअप्रूव किया जो कि वुमेन ऑब्जर्व करती थी। इन्होंने एनिमल और बर्ड की किलिंग को पूरी तरह प्रोहिबिट किया, एनिमल के स्लॉटर को प्रोहिबिट किया। और इन्होंने अशोका की जो पॉलिसी थी वो नैरो पॉलिसी नहीं थी धर्म की, वो बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था उसका, कि हमको सोशल ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करके रखना है। सोशल ऑर्डर जो उस टाइम का सोशल ऑर्डर था उसको, फॉर एग्जाम्पल, हमें पेरेंट्स को ओबे करना है, रिस्पेक्ट देना है ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को, स्लेव्स और सर्वेंट्स को भी हमको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला लेट और लेट लिव का कॉन्सेप्ट लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उन्होंने कंपैशन शो किया एनिमल्स की तरफ और रिलेटिव्स की तरफ। उनकी टीचिंग जो थी कि हमें जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इन्होंने जो पॉलिसी बताई कि हमको हेवन अटेन करना है, मतलब हमको हेवन अटेन करना है, ना कि हमको निर्वाणा अटेन करना है। तो याद रखिएगा इनकी पॉलिसीज़ बुद्धि से सिर्फ थोड़ी सी डिफर करती है, कि इन्होंने बोला हेवन अचीव करना है, निर्वाणा अचीव नहीं करना, जो कि बुद्धिस्ट का गोल था। और अशोकास की टीचिंग जो है वो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पे बेस्ड थी, इसलिए उन्होंने बोला कि हमको हेवन अचीव करना है, निर्वाणा नहीं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। तो ये हो गया हमारे अशोकास की इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अशोका के प्लेस, अगर हिस्ट्री में अगर बात करें तो अशोका का प्लेस हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग आज तक भी उन्हीं से सीखते हैं। तो इट इज़ सेड दैट, तो स्पेसिफिक पॉलिसी जो थी अशोका की वो मौर्यन एम्पायर को रूइन करती है, ऐसा बोला जाता है, बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट किस चीज़ में? तो पहली चीज़ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखना।
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है कंट्री का अशोका ने स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? बिकॉज क्या किन चीज़ों से? वन धर्म, वन लैंग्वेज, प्रैक्टिकली वन स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, बट उन्होंने अदर स्क्रिप्ट्स को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया, जैसे कि हमारी ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक एंड ग्रीक। ठीक है, एविडेंटली अगर बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को इन्होंने अकोमोडेट किया, ग्रीक, प्राकृत, संस्कृत। अशोका जो है एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी लेकर आए। उन्होंने किसी की तरफ जो है ज़्यादा बुद्धिस्ट को उन्होंने फॉलो किया, पर नॉन बुद्धिस्ट, एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट्स को भी उन्होंने गिफ्ट भेजे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन उन्होंने किस प्रकार से किया। सेकेंड अगर बात करें तो उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन एग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को मेंटेन किया। ठीक है, तो अशोका ने ये किसी से सीखा नहीं था। ऐसा बोला जाता था कि इजिप्टियन ये फॉलो करते थे, पर अशोका किसी भी इजिप्टियन से अवेयर नहीं थे। अशोका की जो जनरली अगर बात करें तो कौटिल्य ने बोला था कि आपको फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करना है, पर अशोका ने पूरी तरह उस पॉलिसी को रिवर्स किया और उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो किया आफ्टर द कलिंगा वॉर, और पॉलिसी ऑफ पीस को अडॉप्ट किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सफिशिएंट रिसोर्सेज हमको चाहिए, हमको ह्यूज आर्मी भी हम मेंटेन करेंगे। ही डिड नॉट वेज, पर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। हाउएवर अशोकास की पॉलिसी जो थी, इन सब के बाद भी अगर बात करें तो अशोका की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जो है नहीं छोड़ पाई अपने वाइसरॉय और वसल्स पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट किंगडम्स अपने लिए बना लिए थे। सिमिलरली पॉलिसी जो है बहुत सारे नेबर्स को भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट नहीं कर पाई, धर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाई, धम्म की पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट कर पाई। तो ये थी हमारी अशोकास की प्लेस इन द हिस्ट्री। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द समरी। अशोकास के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 273 से 232 बीसी तक था। ये ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर, ग्रेटेस्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। इनकी अर्ली लाइफ जो थी बहुत ही क्रूअल थी, बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली थी। उन्होंने ऐसा बोला जाता है 99 ब्रदर्स को इन्होंने मार डाला था अपने थ्रोन को पाने के लिए, बट लेटर ये काम बन गए थे टूवर्ड्स द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हिस्ट्री अगर अशोका की रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो 4-5 चीज़ों से कर सकते हैं। पहली चीज़ अशोका इंस्क्रिप्शन से। तो अशोका इंस्क्रिप्शन हमको क्या बताते हैं कि पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने डायरेक्ट लिंक पीपल से बनाया था। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो रॉक्स, पिलर्स, कैपिटल्स, केव्स में बने होते थे। कहाँ कहाँ मिले? अफगानिस्तान, इंडिया में हमको मिले। और जो लैंग्वेज थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खरोष्ठी, अरामिक, ग्रीक स्क्रिप्ट थी और प्राकृत लैंग्वेज भी थी। अब ये कहाँ पे प्लेस किए जाते थे? एंशिएंट हाईवे में, ताकि आते जाते लोग देख पाए और वो जान पाए कि अशोका का कैरियर कैसा था, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी और उनका एक्सटेंड कैसा था। ठीक है, तो ये हो गया अशोका ने लिखा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर। इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर की अगर बात करें तो पहली चीज़ थी कि उन्होंने फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को अबेंडन कर दिया था। भेरी घोषा से धम्म घोषा में आ गए थे, जो कि 13th रॉक एडिक्ट में बताया गया है। फिर इनको देव नाम पियदर्शी से जाना जाता था, जिसको बोला जाता बिलोव्ड ऑफ गॉड। आइडियोलॉजिकली ये पीपल से अपील करने लगे कि आप भी धम्म को फॉलो करिए। प्रोपोगेंडा उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज को सेंड किए कि वो बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए श्रीलंका और सेंट्रल एशिया जाए। उन्होंने पीस टॉक्स भेजे ग्रीक किंगडम्स को, और वेलफेयर जो है मेन और वुमेन की फॉरेन लैंड्स में मेंटेन करके रखा। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की बात की। राजुकास एक क्लास ऑफ ऑफिसर्स थे जो पीपल को रिवॉर्ड भी देते थे, पनिश करते थे। खंडहर इंस्क्रिप्शन में इनकी पॉलिसी के सक्सेस के बारे में बताया है। अब ये जो है खुद ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, खुद कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनल पॉलिसी की, तो ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, धर्म यात्रास वगैरह करवाते थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और पैटर्नल किंगशिप की अगर बात करें तो ये अपने चिल्ड्रंस को देखते थे, और धर्म महामात्रास को अपॉइंट किया जो धम्म की पॉलिसीज़ को प्रोपोगेट करेंगे। फिर राजुकास को अपॉइंट किया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखेंगे। फिर धम्म जो था अशोका का वो नैरो नहीं था, उनके बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरी चीज़ ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है, बुद्धिस्ट की रिस्पेक्ट करनी है, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स की करनी है, लिव और लेट लिव की पॉलिसी आपको फॉलो करनी है, एनिमल्स और रिलेटिव्स की तरफ कंपैशन दिखाना है, और स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, और हमको हेवन अटेन करना है, ना कि निर्वाणा। ठीक है, तो ये जो है उस टाइम का सोशल ऑर्डर को प्रिवेंट करने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अशोका का प्लेस हिस्ट्री में, तो अशोका ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ले आया। कैसे? वन धर्म, वन लैंग्वेज, वन स्क्रिप्ट। उन्होंने टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो की, जैसे कि बुद्धिस्ट का फेथ बुद्धिज़्म में था,
अशोका का फेथ जो था बुद्धिज्म पे था, बट नॉन बुद्धिस्ट और एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट्स को भी गिफ्ट देते थे। जील ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल एज बहुत सारे ऑफिशियल्स को उन्होंने डेप्यूट किया कि वो फार फ्लंग रीजन में जाए और प्रोपोगेट करे कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। फिर पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन एग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। एज जनरली वो वॉर लड़ना बंद कर दिए थे आफ्टर द कलिंगा वॉर, ठीक है। भले वो इतनी ज़्यादा आर्मी मेंटेन करते थे, बट फिर भी उन्होंने वॉर को बंद कर दिया था। बट हिज पॉलिसी कुड नॉट, क्या चीज़ें नहीं कर पाई, नेबर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाई और नॉट मेक एनी लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज वॉइसरॉय एंड वसल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अशोकास के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें उसके बाद जो रूलर्स आए, दशरथ आए, संप्रति आए, और लास्ट रूलर, उसके बाद भी बहुत सारे रूलर आए थे, बट लास्ट रूलर की बात करें तो लास्ट रूलर कौन थे, मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ थे, तो वो हमारे लास्ट रूलर थे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा कि दो थ्योरीज आई थी, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट की। हाउ डिड ही एस्टेब्लिश रूल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, दो चीज़ों से कैसे एस्टेब्लिश किया। पहली चीज़ की वीकनेस देख लिए थे नंदास की, दूसरी चीज़ विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। डिस्क्राइब द इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय मॉरन्स। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेटअप की थी, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, हमको मेगास्थनीज से पता चला। और अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज से हमको क्या पता चला कि हमारी जो हमारे किंगडम था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड थे। फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्र में अगर बात करें तो 6 कमिटीज़ बनाई गई, जिसमें 5 मेंबर थे, अलग अलग कमिटीज़, अलग अलग मेंबर्स थे। फिर हमारी ह्यूज आर्मी ये मेंटेन करते थे, और हमारी आर्मी जो है, आर्मी में 30 ऑफिशियल्स थे, जिसमें से 6 कमिटीज़ थी, 5 मेंबर्स थे और 6 विंग्स थे हमारे आर्मी के। और आर्मी को पैसे कहाँ से मिलते थे, स्टेट एक्सचेकर से मिलते थे। अब स्टेट एक्सचेकर में कहाँ से पैसे आते थे, क्योंकि न्यू लैंड को कल्टिवेट करा जाता था, पीजेंट से एज अ टैक्स लिया जाता था, ठीक है, टैक्स टोल कलेक्शन किया जाता था। और उसके अलावा अगर बात करें तो स्टेट की मोनोपोली थी हमारी माइनिंग, लिक्वर सेल पे, और ये सारी चीज़ें हो गई। राइट नोट्स ऑन मेगास्थनीज एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो वही नोट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज मेन बाय धर्म ऑफ अशोका। धर्म ऑफ अशोका का मतलब सिंपल था कि अशोका को जो है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको पीस फॉलो करना है, ठीक है। हाउ डिड अशोका प्रमोट बुद्धिज्म, तो उन्होंने धम्म घोषा से धर्म महामंत्रास के थ्रू प्रमोट किया। राइट द बायोग्राफी ऑफ अशोका, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई विल स्टार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न रूल tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.